आगे झुक करके उसको टंग को थोड़ा सा प्रेस करना है और पेट को हल्का सा आपने प्रेस किया, तो जितना आपका पेट में एसिड है, म्यूकस है, चिकनाई जो भी है, जो जमा हुआ है स्टमक की वॉल पे, तो पूरा पानी के साथ इसोफेगस से आपका शरीर से निकलेगा। पित्त जितना है, येलोइश कलर का बाइल, वो सारा आपका निकलेगा। ठीक है, तो ये क्रिया नॉर्मल भी अच्छा है करने के लिए, और जिनको एसिडिटी है उनके लिए तो ये दवाई है जो आप बिल्कुल कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं। और हम वेलनेस में यहाँ पे लगभग जो भी व्यक्ति आते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे कुंजल क्रिया सबकी होती है सुबह 4 से 5 बजे सवेरे। बाकी कभी भी इसको आप ये कर सकते हैं। इवन किसी को एसिडिटी हो रही है, कोई लेडी है बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, बहुत सारा एसिडिटी के कारण क्या होता है, हेडेक होता है सबसे पहले, सिर में भारीपन, अनईजीनेस, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इमीडिएट कुंजल कर सकते हैं। शाम के समय, रात के समय, कभी भी कर सकते हैं। आइडियली सुबह करना चाहिए जब हम डिटॉक्स के पर्पज से कर रहे हैं, पर शाम को भी किया जा सकता है। क्लियर? एक चीज आप समझ गए, कुंजल क्रिया। इसके बारे में आप थोड़ा और स्टडी करिएगा, आपके योग कक्षाओं में भी आप पढ़ रहे हैं इसके बारे में। और षटकर्म क्या क्या होते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ। षटकर्म में हम जो सुबह कराते हैं, जलनेति। जलनेति आप सबको आता भी है, आप करते भी हैं। जलनेति से क्या कर रहे हैं हम, नेजल क्लेंजिंग। क्योंकि नाक, आंख, सबसे ज्यादा नाक और मुंह ऐसे ऑर्गन है जो बॉडी एनवायरमेंट से एक्सपोज्ड है हमेशा। कैसे? क्योंकि नाक, दिन भर हम हवा ले रहे हैं नाक से, ये हमारे फिल्टर हैं। जितने कीटाणु हैं, जितना धूल है और अपने कोई भी पार्टिकल्स हैं, वो नाक से जा रहे हैं। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस। कोविड कैसे होता था, नाक से जाता था। कोविड वायरस छींका किसी ने, सलाइवा में है, नाक से जाके अपने लंग्स में गया और फिर फैल गया लंग्स में, थोड़ा सा खांसी, जुकाम, बुखार आया। तो कोई भी इंफेक्शन है वो नाक से या फिर मुंह से, खाना गलत खा रहे हैं या मुंह आपका एक्सपोज है, तो इन दोनों से ही जा रहे हैं। तो नाक की क्लेंजिंग भी बहुत जरूरी है। और योग के अनुसार हम ज्यादातर डिसीज जो है इसी से मैनेज भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। कैसे? योग में बताया गया है, राइट नॉस्ट्रिल इज सूर्य नाड़ी, इदा, पिंगला, सुषुम्ना। आपने सबने पढ़ा होगा, नाम तो सुना होगा। इदा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 मुख्य नाड़ियां हैं जो बॉडी की कंट्रोल है। और सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ओके, तो जैसे आपने सूर्य भेदी प्राणायाम सुना है, सूर्य नाड़ी प्राणायाम सुना है, तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, सूर्य नाड़ी प्राणायाम। अब ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो बेसिकली आपको बहुत ठंड लग रही है या मोटापा बहुत ज्यादा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो 5 मिनट आप सिर्फ सूर्य नाड़ी अगर प्राणायाम कर लेंगे, तो इससे आपका बॉडी की हीट बढ़ेगी बेसिकली। समझ गया? ऐसे किसी का बीपी ज्यादा हो गया तो हम उसमें इमीडिएट क्या कराते हैं, चंद्र नाड़ी या चंद्र भेदी प्राणायाम। तो चंद्र नाड़ी में बीपी मान लीजिए किसी का 160/100 है, और एकदम से कम कराने का कुछ तरीका आपसे कोई पूछे कैसे करा सकते हैं। एकदम कभी स्ट्रेस में बीपी बढ़ जाता है, गुस्से में किसी ने कुछ गलत खबर सुन लिया, किसी ने आपको डांट दिया, चिल्ला दिया, तो क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। नॉर्मल व्यक्ति का भी बढ़ जाता है, आप लोगों में से भी बढ़ सकता है। तो उसको एकदम कम करना है। आपको पता लग गया कि बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, मुझे टेंशन ज्यादा हो गई। हाइपरटेंशन मतलब यूजुअली टेंशन के कारण बीपी बढ़ता है। ठीक, तो इसको इमीडिएट कम करने के लिए क्या कराते हैं हम, चंद्र नाड़ी या चंद्र भेदी प्राणायाम 5 से 10 मिनट। ये चंद्र नाड़ी हो गया, सिर्फ लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। चंद्र भेदी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेफ्ट से ले रहे हैं, राइट से छोड़ रहे हैं। ठीक, टोटल अनुलोम विलोम में टोटल कितने प्राणायाम है, आप थोड़ा क्लियर हो गए। सूर्य नाड़ी सूर्य भेदी, चंद्र नाड़ी चंद्र भेदी, उसके बाद नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम। क्लियर है ना सर? तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग,
राइट एंड लेफ्ट, सूर्य भेदी, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ये सूर्य भेदी। चंद्र नाड़ी, चंद्र भेदी, लेफ्ट से लेना, ये चंद्र भेदी है। और उसके बाद अनुलोम विलोम जो हम करते ही हैं, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, होल्ड, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। क्लियर? ये बैलेंसिंग है अनुलोम विलोम। सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों को बैलेंस कर रहा है, बेसिकली बॉडी के सारे सिस्टम्स को रेगुलेट कर रहा है, बॉडी को बैलेंस में रख रहा है, होम्योस्टेसिस में। बीपी बढ़े भी नहीं, कम भी ना हो, डाइजेशन अच्छा हो, बहुत ज्यादा भी नहीं पच जाए और ऐसा भी नहीं हो कि पचे ही ना आपने खाना खाया है। हर चीज क्या चाहिए हमें? बैलेंस चाहिए बॉडी में। बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं, इम्बैलेंस है वात पित्त कफ का या डाइजेशन का, तब आप धीरे धीरे डिसीज हो रहा है आपको। क्लियर? तो मैंने ये किसके रिलेटेड बताया? हम बात कर रहे थे पित्त रोगों के बारे में, षटकर्म के बारे में। षटकर्म में आपने सीखा कुंजल क्रिया, जो हमें एसिडिटी के लिए, पेट के लिए जरूरी है, करनी चाहिए हफ्ते में एक बार सबको। जिसको पित्त ज्यादा है उसको ज्यादा बार करा सकते हैं आप हफ्ते में, या इमीडिएट भी एज ए थेरेपी करा सकते हैं, योग चिकित्सा में ये आता है, तो आपको राइटफुली आप करा सकते हैं। ठीक, इसके बाद जल नीति हमने सीखा। जल नीति नेजल क्लेंजिंग के लिए जरूरी है। नाक में बहुत सारी गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस कंटिन्यू एक्सपोज होते हैं और आपकी इम्यूनिटी कम रहती है, तो क्या होता है? एलर्जी हो जाती है नाक में, छींके आना, नाक बंद होना। जुकाम भी होता है तो क्या होता है? नाक पैक हो जाती है, नाक में से पानी निकलता है, सिर दर्द होता है, आंखों में से पानी आता है, लाल हो जाती है, सांस लेने में नहीं आती है, कफ जम जाता है तब। तो कफ रोग में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। नाक में एलर्जी, छींके आना, नाक बंद होना, गला खराब होना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना और बुखार आना। तो ये कफ का एक सिंपल इम्बैलेंस ऑफ द कफ। तो इसमें भी सूर्य नाड़ी, सूर्य भेदी प्राणायाम एंड अनुलोम विलोम हेल्प करेगा। और जल नीति, जल नीति कैसे कर रहे हैं हम? यूजुअली प्लास्टिक का, आइडियली हम करते हैं तांबे का या स्टील का लोटा, उसमें आपने गुनगुना पानी आपने लिया, वही सेंधा नमक आपने डाला, चुटकी 2 चुटकी, ज्यादा नहीं डालना है, बहुत ज्यादा कंजेशन है तो थोड़ा सा 3-4 चुटकी डाल सकते हैं। सेंधा नमक सेफ होता है, जैसे समुद्र के पानी में होता है ना नमक नेचुरल, वैसे नेचुरल होता है ये। तो एक साइड से आपने किया, दूसरी साइड से पूरा पानी निकल गया, इसी तरह से इस हाथ से दोनों नाक से आपने किया। उसके बाद इसके बाद वाला जरूरी है, अगर कभी आप जल नीति कर रहे हैं तो कर लिया, इसके बाद आपने अच्छे से उसका पोस्ट प्रोसेस नहीं किया तो आपको जुकाम हो जाएगा। ठीक है, तो जल नीति करने के बाद सबसे पहले कपालभाति करना जरूरी होता है। तो जितने पार्टिकल्स हैं पानी के इधर जो गए हैं साइनसेस में, वो निकल जाएं, और उसको अच्छे से नाक को आपने पोंछ लिया हैंकरचीफ से। और शशकासन, शशांक आसन आपने आगे करके, आगे झुक करके, और शशकासन में भी हल्का सा कपालभाति कर लिया और थोड़ा सा टैपिंग कर लिया कपालभाति करते करते। तो जितने पार्टिकल्स हैं वो निकल गए। अब आप उसको पोंछ लें, अब आपको जुकाम नहीं होगा। ठीक, जल नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस चीज के लिए? नेजल क्लेंजिंग के लिए। और ये अकेली ऐसी प्रक्रिया है योग की जिसको आप जीवन भर रोज भी करें तो नुकसान नहीं है। बहुत सारे हमारे पास आते हैं पेशेंट्स जो पिछले 5 साल 10 साल, साधक जो आते हैं वेलनेस में, योगग्राम में, निरामयम में, तो कई सालों से कर रहे हैं और उनको खांसी जुकाम बुखार कभी हुआ ही नहीं, और आंखों में भी रोशनी बढ़ गई, सिर दर्द भी नहीं हुआ। किससे? क्या करते हैं आप रोज? जल नीति। और कोविड में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल थे, डॉक्टर्स ही थे। हमने क्योंकि कोविड में पूज्य गुरुदेव ने, स्वामी जी ने, आचार्य श्री ने सबको कहा था कि ये सब करें क्रियास, तो कई सारे डॉक्टर्स बाद में आए हमारे पास, योगग्राम में आए, कहा कि स्वामी जी हम तो रोज जल नीति करते थे और हमें तो कोविड कभी पॉजिटिव आया ही नहीं, जबकि हम तो कोविड वार्ड में ही काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ऐसे भी डॉक्टर रहे हैं।
तो इससे आप बहुत सारे हमारे रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस हम सिर्फ जल नीति से बचा सकते हैं। ठीक है, तो कुंजल आपने सीखा, जल नीति सीखा। इसके बाद क्या होता है, रबर नीति, सूत्र नीति, ये भी बहुत जरूरी होता है। सूत्र नीति आप सबको सीखना चाहिए आइडियली। ये किस में ज्यादा हेल्प करता है वो मैं बता देता हूं। बीमारियों में साइनसाइटिस, नाक की जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस, छींके आना, नाक से पानी बहना, कंटिन्यू एलर्जी होना, बार बार एलर्जी होना, स्किन की भी या नाक की भी, तो इसमें हेल्प करता है। ब्रोंकाइटिस, खांसी होना, खांसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, बार बार खांसी, सूखी खांसी या खांसी बलगम के साथ। तो इनमें माइग्रेन, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, आप सबने अस्थमा तो सुना ही सुना है और आपने लोगों को देखा भी है। अस्थमा में क्या हो जाता है, म्यूकस ज्यादा जम जाता है, ठंड में बारिश में एलर्जी हो जाती है और सांस आने में दिक्कत हो जाती है, कफ जमने के कारण पूरा। ओके, तो अस्थमा में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये जल नीति और सूत्र नीति। सूत्र नीति में क्या करते हैं हम, रबर का पतला सा धागा होता है, इसको हम नाक से डालते हैं, छींके आती है और गले से पकड़ के मुंह से निकाल करके ऊपर नीचे करते हैं। एक तरफ से करते हैं और दूसरी तरफ से। दिखने में फर्स्ट टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर आपने 3 दिन कर लिया वेलनेस में, फिर बहुत इजी, आप लाइफ टाइम आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं चाहिए, धागे को हम तेल में रख देते हैं, नारियल के तेल में, और रात में नस्य करके सोते हैं, थोड़ा अनु तेल या सरसों का तेल या बादाम रोगन डाल करके। नाक भी चिकनी है, ये भी चिकना है। अब इसको क्या सिंपल से आपने नाक से डाला, सिंपल चिकना ही है ना, गले में आ गया, मुंह में डाल लिया, खोल लिया, निकाल दिया, ऐसे दोनों नाक से कर लिया। अब इससे क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं। क्या होता है, ये रबर का कैथेटर है, फॉरेन बॉडी है, कोई भी एलर्जी है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। जो नाक के अंदर की लेयर है ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत नाजुक है। तो जैसे ही गर्म ठंडा होता है, मान लीजिए अभी एसी में आप बाहर जाएंगे धूप में, गर्मी में गर्म ठंडा हो गया, या एकदम से मौसम ठंडा हो गया, या आज एकदम से बारिश आ गई, तो क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, कीटाणु तो हमेशा जा रहे हैं नाक में, वायरस वगैरह, तो एकदम से यहाँ एलर्जी डेवलप हो जाएगी। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन एलर्जी को बोलते हैं हम, कि किसी भी चीज से आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी। नॉर्मल से ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ ने क्या किया, साइनसेस ने म्यूकस सिक्रीट किया कि कीटाणु अंदर ना जाए लंग्स में, तो बॉडी क्या कर रही है, यहाँ से कफ सिक्रीट कर रही है, कफ, तो आपको साइनसाइटिस या राइनाइटिस ये हो जाता है। क्लियर? तो सिर्फ आप, ये रबर है, ये फॉरेन बॉडी है, ये हाइपर सेंसिटिविटी को डिसेंसिटाइज करती है। क्या करती है, ज्यादा आप छींके आ रही हैं, आपने रबर नीति किया, बॉडी तो ऑलरेडी ये फॉरेन बॉडी है, बॉडी इससे एडजस्ट कर रही है कि रबर से आपकी सफाई तो हो रही है, पर बॉडी रिएक्शन भी अपने कम कर रही है। फिर क्या होगा, बहुत ज्यादा जो रिएक्शन हो रहा है, छींके आना, नाक बंद होना, गला खराब, वो होना कम हो जाएगा। क्लियर? तो सूत्र नीति अस्थमा के लिए, माइग्रेन के लिए, आंखों की समस्या, कान नाक गले की जो दिक्कतें हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, इनमें बहुत हेल्प करता है, और इसको हम रेगुलर करा सकते हैं जिसको प्रॉब्लम है। और मेनली जेंट्स में, आप लोगों के हस्बैंड्स या फादर, आपके पिताजी होंगे, खराटे। मेल्स में क्या मुख्य समस्या होती है, खराटे, बहुत ज्यादा स्नोरिंग होती है, स्लीप एपनिया, रात को सोते हैं। तो आप में से भी बहुत सारे जिसका वजन बड़ा होगा, खराटे आते होंगे, तो उस समस्या के लिए सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो जल नीति, उसके बाद सूत्र नीति है। मेरे पास अभी एक एम्स ऋषिकेश का पेशेंट आया था, उसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम डायग्नोस किया था कि आपको, उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा ओवरवेट था हल्का सा, उसको खराटे आते थे, रात में ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी ब्रेन में, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो सीपैप मशीन लगानी पड़ेगी। एम्स के डॉक्टर ने, तो वो मास्क पहन के, ऑक्सीजन वाली मशीन है, वो लगा के सोओगे तभी आपको 6-8 घंटे की नींद आएगी, नहीं तो आपके बॉडी में दिक्कतें आएंगी। खराटे तो आएंगे और ब्रेन में और बॉडी में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। वो आए यहाँ पे, डिटॉक्स किया वेलनेस में, और सूत्र नीति रोज करने लग गए डेली।
और वापस वो 3 मंथ्स बाद मेरे पास देहरादून से फॉलोअप के लिए आए और उनकी वो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम क्योर्ड। वापस वो एम्स में गए, वहां रेस्पिरेटरी मेडिसिन में डॉक्टर ने बोला आपका तो अभी क्लियर है, अभी आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% है। तो बीमारी नाम से बड़ी है, बट एक्चुअली छोटी छोटी चीजों से आप उसको मैनेज कर सकते हो। सिर्फ डाइट आपने कंट्रोल रखी, सूत्र नीति रोज किया, नस्य रोज किया, आपकी बीमारी ठीक थोड़े समय में। क्लियर ना? तो आपके हस्बैंड्स को भी आप ये जल नीति और सूत्र नीति बता सकते हैं जिसको दिक्कत हो, और प्रिवेंट करने के लिए भी कि आगे ना बढ़े। तो हमने मुख्य 3 क्रिया देखी। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिया क्या है जो आप योग में रोज करते हैं? कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम तो है ही सही, मुख्य षटकर्म में एक क्रिया है बॉडी डिटॉक्स के लिए। कपाल मीन्स क्या होता है? स्कल, और भाति को क्या बोलते हैं? इज टू स्टिमुलेट। इसको मस्तिष्क को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, इसकी सारी पावर्स को, इसके फंक्शंस को, इसलिए इसका नाम है क्या? कपालभाति। ओके, कैसे करते हैं? बहुत फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ताकत से हवा को बाहर छोड़ रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? लंग्स में से जितनी गंदी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा अंदर जमा रहती है या और भी हार्मफुल गैसेस, तो वो पूरी तरह से लंग्स को साफ करती है। और लंग्स में जितना कफ है, म्यूकस जमा है, कपालभाति के दौरान वो भी हमारा निष्कासित हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा। तो सिर्फ कपालभाति, और क्या करता है ये? इससे क्या हो रहा है? बॉडी में ऑक्सीजनेशन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ रही है, ब्रेन में बढ़ रही है। तो ये ब्रेन के फंक्शंस को भी एनहेंस करता है, इंप्रूव करता है। शरीर में गांठें हैं, गंदगी है, मान लीजिए किसी के, आप में से होगी किसी की गांठें हो रही है, आपने लोगों को देखा होगा, लाइपोमा जिसको बोलते हैं, फैट की गांठ, छोटी छोटी गांठ हो गई कहीं ना कहीं। अब ये क्या है? गंदगी है, फैट है, एक्स्ट्रा फैट जो पिघल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका कम है। मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको योग शिक्षक होते हुए सीखना चाहिए। मेटाबॉलिज्म क्या है? मान लीजिए आपने 2 रोटी खाई, अभी 2 रोटी और 1 सब्जी खाई अभी लंच में, और बॉडी की वो रेट कितनी देर में उसको पचा दे? आइडियली 4 से 6 घंटे में वो पूरी तरह से पच के एनर्जी बन जाएगी, और उसका जो फाइबर होएगा, रेशा, वो बढ़िया अर्थ में आपके चले जाएगा, कल सुबह मल में वो निष्कासित हो जाएगा। अब ये सिस्टम स्लो है, इसको बोलेंगे लो मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म से पूरी बॉडी की सारी फंक्शनिंग चलती है हमारी। ओके, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। डाइट में क्या चीज होती है मुख्य? डाइट के फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, जो हम सबसे ज्यादा चाहिए, कैलोरीज। एक दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए? नॉर्मली चाहिए 1500 से 2000-2500 के बीच नॉर्मली। पर हम यूजुअली कितनी लेते हैं? ज्यादातर लोग, हम मतलब आप लोग नहीं हो सकते, कई लोग जो ज्यादा, यूजुअली हम लेते हैं कैलोरी सबसे ज्यादा लेते हैं हम खाने में। हम लेते हैं 4000, 5000। 3 रोटी लंच में, सुबह पराठे 2, शाम को फिर 2-3 रोटी, खिचड़ी, चावल, दाल। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें सिखाया गया है कि सुबह उठते से ही खाना स्टार्ट कर देना है। उसमें सबसे गलत क्या खाते हैं हम? सुबह उठते से आप पानी नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भी होंगे, सीधा चाय, कॉफी। ये 99% बीमारियों की रूट कॉज है, 99.9%। खाली पेट आप सुबह सुबह कड़क दूध वाली चाय, चीनी वाली, मसाले वाली चाय पी रहे हैं, तो ये आपको सबसे ज्यादा वात और पित्त का दोष दे रही है, इम्बैलेंस कर रही है, आपकी स्टमक की लेयर को जला रही है। वो आपका नॉर्मल एसिड फॉर्मेशन भी कम हो रहा है। सुबह सुबह सब लोग पीते हैं चाय, नींद से उठने के लिए, जागने के लिए, या कॉफी। पानी भी नहीं पिया, उषा पान भी नहीं किया, और ये कर रहे हैं। और उसके बाद फ्रेश होते हैं, चाय पी के ही उनको फ्रेश होने का होता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे तब हमारा पेट साफ होएगा, वॉशरूम में तभी जाके होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ऐसा साइकोलॉजिकल, ऐसा नहीं है। ठीक, सबसे गलत है ये, आप सीखना जरूरी है
कि आप लोग नहीं पिएंगे तब आप लोगों को समझा भी पाएंगे कि क्यों नहीं पिए। ठीक, उसके बाद क्या गलत करते हैं लाइफ में, उसके बाद नहा धो के फिर सीधा हैवी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह सुबह ही लोग इतना हैवी लेते हैं, आइडियली नहीं लेना चाहिए। आइडियली सुबह 7:30 से 9:30 बजे हैवी मतलब न्यूट्रिशियस लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, मतलब सारे न्यूट्रिशन उसमें रहें और पाचन में हल्का हो, ताकि आपको सुबह 1-2 बजे तक वो एनर्जी दे काम करने का। पर उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पराठे खा लिए, दाल भात सुबह सुबह खा लिए, है ना। आइडियली वो नहीं है। बॉडी के अकॉर्डिंग, हर एक के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग डाइट और लाइफस्टाइल अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए, बट बहुत सारा सुबह नहीं खाना चाहिए। या तो आप सिर्फ 2 ही बार खा रहे हो। कोई किसान है, फार्मर है, तो वो सुबह सुबह खाना खा के, रोटी खा के, 5 रोटी खा के खेत पे जा रहे हैं, पूरे दिन लेबर कर रहे हैं, पूरे दिन आप सब हल जोत रहे हैं या फिर अपनी बीज बो रहे हैं, तो किसानों के लिए वो दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, उनका पूरा यूटिलाइज हो रहा है। बट जब आप घर पे हैं, आप सुबह योग करा रहे हैं, उसके बाद घर पे नॉर्मल घर का काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी आप नाश्ता, लंच, डिनर तीनों ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं, तो वो आपको नुकसान करेगा। ठीक, ओके, तो ये मैंने बताया। उसके बाद क्या क्या गलत हैबिट, नाश्ता हैवी कर लिया, चाय, फिर नाश्ते के साथ भी चाय कॉफी पिया और फल के साथ दूध पिया। मान लीजिए कि कोई पपीता खा रहा है, कोई आपने पराठा खाया, पराठे के साथ दूध पिया, तो नमक और दूध आइडियली साथ में नहीं लेना चाहिए। फल और दूध, फल और दूध आइडियली आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार है, साथ में शरीर में एक समय में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या करते हैं, नमक, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं स्किन डिसीज के, विटिलिगो, सफेद निशान हो गए, तो कहीं ना कहीं उनकी हिस्ट्री में हम पूछते हैं तो क्या दिक्कत रहती है, चाय बिस्किट खाते थे हम रोज, नाश्ते में नमकीन के साथ फिर दूध पीते थे, कई सारे पेशेंट आते हैं। तो दूध के साथ कुछ भी नमकीन चीज शरीर में ना जाए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। दूध के साथ, फल के साथ दूध भी ना जाए। मान लीजिए आपने पपीता खाया है, उसके साथ में आपने चाय या दूध पी लिया, हम तो नाश्ते में पपीता खाते हैं, चाय, दूध या कॉफी पी लिया, तो वो नुकसान करेगा आपको शरीर को लॉन्ग टर्म में। एक दिन में नहीं कर देगा, या एक दिन में थोड़ा एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, पर लंबे समय रोज ही हम चाय बिस्किट खा रहे हैं, रोज ही हम दूध के साथ पराठे खा रहे हैं, नमक वाले पराठे, पराठे से मतलब है जिसमें बहुत सारा आपने नमक डाल के आटा रेडी किया, तो नुकसान कर सकता है वो आपको, है ना। वो वात पित्त कफ को इम्बैलेंस करेगा बॉडी में। समझ रहे हैं आप इस चीज को, बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लंच में भी हम फिर लंच तो अच्छे से करना ही चाहिए। लंच हमारी आइडियल हैवी मील अगर खाना है, आपको लगता है कि बाहर खाना है, अच्छा खाना है, ज्यादा खाना है, कब आइडियल समय, जब भूख लगी हो और लंच का समय 12 से 2 या 11 से 2 के बीच, ये आइडियल समय होता है। जब आप जो भी खाएंगे, आपने कल समझा था डॉक्टर पूर्वा से, पित्त प्रबल रहता है इस टाइम में, पित्त प्रबल रहेगा तो क्या, जो भी आप खाएंगे वो आपकी जठराग्नि उसको एकदम प्रोसेस कर देगी, पचा देगी और शरीर को ताकत देंगे, न्यूट्रिशन। समझ रहे हैं आप। तो लंच इज द आइडियल मील जो आप अच्छे से भूख के अनुसार खा सकते हैं, जितनी आपको भूख लगी हो। उसके साथ साथ आप जैसे दही और छाछ, ये क्या काम करते हैं, दही में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट होता है और मिनिमल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कम। छाछ में सबसे ज्यादा क्या है, विटामिन एंड मिनरल्स। मैंने आपको डाइट के 2 चीजें बताई, अब और बता देता हूं। डाइट में ऊपर से देखेंगे आप 5 चीजें होती है, 5। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, जो मैंने आपको बताया कैलोरीज। फिर होता है फैट्स, फैट होता है घी में, पनीर में, चीज में। तेल में सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ये होते हैं फैट। ठीक, तीसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन किस लिए चाहिए रहता है, शरीर की स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स के लिए। प्रोटीन में क्या क्या आते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स में।